अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अज़ीज़। रेहान तारिक साहब अगली पेशी में ज़मानत हो जाएगी, जुडिशल हो जाएगी, क्या होगा इस केस के ऊपर हम बात करेंगे। और साथ ही मरीम नवाज़ साहिबा के साथ कल एक प्रैंक हुआ है ट्विटर के ऊपर। इसके अलावा ब्लू पासपोर्ट अब केपी के असम्बली से होता हुआ सेनेट तक पहुंच चुका है। लगभग 57,000 पाकिस्तानियों को ब्लू पासपोर्ट हमने इशू किया हुआ है, जबकि हमारा मिशन ये है कि हमने सब्ज पासपोर्ट यानी कि ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत और वकार में हमने इजाफा करना है। लेकिन हमने अशराफिया को ब्लू पासपोर्ट दे रखे हैं। और ताहयात वाली कहानी भी है और साबिक वाली भी इसके अंदर कहानी है। जबकि हेनले ग्लोबल का अभी पासपोर्ट इंडेक्स जारी हुआ है, उसमें पाकिस्तान 100वें नंबर के ऊपर है। अब आप अंदाजा कर लें इसके ऊपर। साथ ही वफाकी वजीर तवानाई पावर डिवीजन अवैस लगारी साहब क्या फरमाते हैं कि जी पिछले 2 साल के बाद हमने 36 अरब रुपए का जो खसारा था उसको हमने प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लिया 1.05 अरब के अंदर। ये प्रॉफिट कैसे हुआ? अवाम के कैसे खून निचोड़ने के बाद अब कपड़े भी उतारे जा रहे हैं और इसको प्रॉफिट बताया जा रहा है। हम इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले रेहान तारिक साहब हमारे भाई हैं, कुलीग हैं, कम्युनिटी से हैं। मैं रेहान तारिक साहब की अभी जो पेशी हुई थी उसमें आपको पता है 295A उनके ऊपर लगाया गया। उनकी एक पॉडकास्ट जवाद नकवी साहब के साथ थी और मैंने आपको लास्ट अपनी वीडियो में भी बताया था कि अभी थोड़ा सा लंबा ये प्रोसेस चलेगा, इतनी जल्दी बाहर आना जो है वो मुश्किल लग रहा है। अब इसके अंदर 295A लगाई गई और 6 दिन का जो है वो रिमांड दे दिया गया। अब अगली दफ़ा जब पेशी होगी तो मुझे लगता है कि एक और रिमांड जो है वो मांगा जाएगा NCCIA की तरफ से, और वो रिमांड अदालत जो है वो दे देगी। और फिर रेहान तारिक साहब मजीद चंद दिनों के रिमांड के ऊपर जो है वो NCCIA के पास चले जाएंगे। हो सकता है कि ये जो प्रोसेस है वो 1 या 2 दफ़ा दोबारा रिमांड वाला रिपीट हो और उसके बाद फिर उनको जुडिशल किया जाए और फिर ट्रायल इसके ऊपर जो है वो आ जाए और ट्रायल इसके ऊपर चला जाए। या फिर अगर जो है वो इसके ऊपर बहस होती है तो मुकदमे से डिस्चार्ज वाला ऑप्शन शायद बन जाए। लेकिन मुकदमा बहुत सेंसिटिव है, 295A का मुकदमा है। इसके अंदर कोर्ट ऑर्डर के अंदर एक बड़ी अच्छी चीज़ थी, वो ये थी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये भी कहा गया कि अगर वो चाहे, उसे किसी मौके के ऊपर लगे कि उसे किसी आलिम दीन से रहनुमाई लेनी है, रिलीजियस स्कॉलर से, तो वो इसके अंदर ले सकते हैं। अब रेहान तारिक वाले इशू के ऊपर मेरा मौक़िफ़ क्या है? देखें, रेहान तारिक से गलती हो गई और उस गलती का जैसे ही उनको पता लगा उन्होंने फ़ौरन वो पॉडकास्ट डिलीट की। और उस पॉडकास्ट के बाद उन्होंने बिला मशरूत अपनी एक माफ़ी कौम के सामने, उलमाए कराम के सामने, स्टेट के सामने उन्होंने एक अपनी माफ़ी पेश की कि जी मैं इसके ऊपर माजरत खा हूँ और आइंदा ये नहीं होगा, ये अनजाने में हुआ है, और उसको डिलीट भी कर दिया गया। अब मेरी एक दरख्वास्त है अपने उलमाए कराम से, आलिम दीन से, सहाफ़ियों से, स्टेट से, इदारों से और अपनी कोर्ट से, अदलिया से, मेरी तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि आप रेहान तारिक का बैकग्राउंड देखें। क्या वो हैबिचुअल ऑफेंडर है? क्या रेहान तारिक मजहबी इंतहा पसंदी या शिद्दत पसंदी को हवा देता है? क्या वो पहले भी ऐसे कर चुका है? ऐसा कुछ भी नहीं है। रेहान तारिक कोई हैबिचुअल ऑफेंडर नहीं है। वो कोई मजहबी जो है वो इस तरह की चीज़ें नहीं करता कि जिससे मजहबी इंतहा पसंदी हो, या वो कोई 2 सेक्ट्स के दरमियान में लड़ाई कभी नहीं करवाना चाहता। उसका ऐसा कभी भी रुझान नहीं रहा, उसने ऐसी कभी कोशिश नहीं की। अब आपको मैं कुछ जर्नलिस्ट भाइयों की भी वीडियोस देख रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि जी इनको पॉडकास्ट बंद कर देनी चाहिए, इनका कंटेंट इस तरह का है। देखें, कंटेंट तो हामिद मीर के कंटेंट से भी लोगों को इख्तलाफ है, लोगों को तो नवाए वक्त से भी इख्तलाफ था, लोगों को तो जावेद चौधरी साहब से भी इख्तलाफ है, लोगों को मंसूर अली खान साहब से भी इख्तलाफ है, लोगों को इमरान रियाज से भी इख्तलाफ है। तो रेहान तारिक तो अभी बिल्कुल नए नए हैं और मैं तो किसी खाते में ही नहीं आता। मेरे से तो इख्तलाफ ही बहुत ज़्यादा है ना लोगों का, कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं, क्या ये सारी चीज़ें। हम परफेक्ट नहीं हैं। ये मैं अपने पाकिस्तानियों से मुखातिब हूँ, उलमाए कराम से मुखातिब हूँ, स्टेट से मुखातिब हूँ, अपनी जुडिशरी से मुखातिब हूँ, अपने वो पावरफुल लोग जो इस केस के ऊपर जो है वो असरअंदाज हो सकते हैं, मैं उन भाइयों से मुखातिब हूँ, उन अपने जो सीनियर्स हैं उनसे मुखातिब हूँ कि हम ख़ता कर जाते हैं। बड़े बड़े उलमाए कराम से ख़ता हुई है, मैंने देखा है, उनसे ख़ता हो जाती है, वो माफ़ी जो है वो मांगते हैं और दिल से माफ़ी मांगते हैं और उनकी माफ़ी कबूल कर ली जाती है। रेहान तारिक ने भी माफ़ी मांगी, दिल से माफ़ी मांगी कि ये गलती हुई है और हमने डिलीट कर दिया है। तो एक मौका हमारे भाई को मिलना चाहिए। उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। आप उसका बाकी कंटेंट से आपको एतराज़ करें कि जी उसको इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए था, फलां पर्सनैलिटी से ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था, मैं इससे एग्री करता हूँ। मेरे साथ भी लोग इसके ऊपर इख्तलाफ रखते हैं और मैं उनकी इख्तलाफ को जो है वो इज़्ज़त और वक़ार के साथ देखता हूँ कि ये उनका हक़ है कि वो मेरे साथ इख्तलाफ कर सकें। लेकिन नफ़रत ना करें मेरे से, रेहान तारिक से, किसी से भी नफ़रत ना करें। एक गलती हुई है भाई से, उस गलती के ऊपर वो बिला मशरूत माफ़ी मांग चुका है, वो बिला मशरूत अब भी माफ़ी मांगने को तैयार होगा। और मेरे ख्याल में एक मौका
रेहान तारिक साहब को देना चाहिए। वार्निंग के साथ आप उनको दे दें, लास्ट वार्निंग के साथ, फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग के साथ दे दें कि जी आज के बाद अगर इस तरह का कुछ हुआ तो फिर आपके ऊपर सीरियस जो है वो मुकदमात चलाए जाएंगे और सीरियस जो है वो एलिगेशन के तहत, दफात के तहत जो है वो आपको फिर हम बेशक जेल के अंदर डाल देंगे, आपका ट्रायल करेंगे, बिल्कुल करें आप उसके ऊपर। लेकिन मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि एक मौका तो दें। कोई क्या मैं बहैसियत मुसलमान कलमा पढ़ता हूँ, मैं क्या बहैसियत मुसलमान मेरी ये जुरत है या मेरे दिमाग के किसी छोटे से कोने में भी ये ख्याल परवरिश भी नहीं पा सकता कि मैं, अल्लाह माफ़ करे, को मजहबी इंतहा पसंदी, मजहबी शिद्दत पसंदी या दो सेक्ट्स की आपस में लड़ाई या किसी की शान में गुस्ताखी का ख्याल भी नहीं आ सकता। सोचना तो अल्लाह माफ़ करे दूर की बात, ख्याल भी नहीं आ सकता। तो ऐसे ही रेहान तारिक के दिमाग में भी नहीं आ सकता, किसी के दिमाग में, मुसलमान के दिमाग में नहीं आ सकता। गलती खता अनजाने में होती है, पता नहीं लगता कि ये गलती हो गई है, पता नहीं लगता, एहसास होता है, फ़ौरन माफ़ी मांग लेते हैं। और यही माफ़ी रेहान तारिक साहब ने आप लोगों के आगे, ये पाकिस्तानी मेरे भाई मुसलमान बहन भाइयों के सामने माफ़ी उन्होंने अपनी पेश की हुई है। आप उससे नफरत ना करें, आप उसको एक मौका और दें। उसके बाद दोबारा अगर फिर वो कभी करता है, मैं भी नहीं कहूँगा, मैं भी नहीं उसके साथ खड़ा हूँगा, लेकिन अभी एक मौका उनको दें। हम सबको एक मौका देते हैं, एक मौका दें। माफ़ी मांग रहा है वो, एक मौका दें उसको, ताकि वो अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ा सके, अपना कैरियर वो आगे बढ़ा सके, बेहतर अंदाज में, बेहतर तरीके से कंटेंट जो है वो सामने ला सके, बेहतर तरीके से जर्नलिज्म कर सके। एक मौके का मेरा भाई रेहान तारिक जो है वो हकदार है। ये मेरी दरख्वास्त है स्टेट से, इदारों से, जुडिशरी से, उलमाए कराम से, तमाम जो फ़िक़्ह के उलमाए कराम है, मेरी उन तमाम से दरख्वास्त है कि हमारे भाई को एक जो है वो मौका आप सब लोग मुत्तहिद होकर वो ज़रूर दें। और इंशाअल्लाह आपको इस मौके के बाद रेहान तारिक जो है वो कभी आप लोगों को मायूस नहीं करेगा। अब दूसरा जो है वो है जी ब्लू पासपोर्ट। हमने KPK के अंदर देखा कि ब्लू पासपोर्ट का एक बिल जो है वो पास हुआ और उसमें ये कहा गया कि जी वो जो मेंबरान हैं, मेंबरान की फिर जो बीवियां हैं, उनको ब्लू पासपोर्ट दिया जाए और ताहयात दिया जाए। इससे सख्त जो है इख्तलाफ किया, और सबसे पहले मैंने किया, फ़हीम साहब की ये खबर थी, और उसके बाद दूसरा मैंने इसके ऊपर स्टांस लिया था। सबसे पहले इसके ऊपर व्लॉग मैंने किया था। जो लोग एतराज़ कर रहे हैं कि आप KPK के बिल के ऊपर नहीं बोले, सबसे पहले मैं बोला था पेशावर से इस्लामाबाद तक का टोल ज़्यादा से ज़्यादा 600 रुपये होगा। क्या एक MPA 600 रुपये का टोल प्लाजा नहीं दे सकता? तो इख्तलाफ इससे सबसे पहले मैंने किया था। वेपन लाइसेंस 4 आप लोगों को ऑलरेडी मिले हुए हैं, अभी 4 और आप लोगों को चाहिए। तुसी फौज बनानी है यार, क्यों चाहिए आपको ममनुआ बोर के लाइसेंस? वो भी 4 पहले मिले हुए हैं, 4 अभी मजीद आप लोगों को मिल जाएं, क्यों भाई? ऐसे नहीं होता। अच्छा, अब ये ब्लू पासपोर्ट वाला यहां पर तनकीद हो रही थी अभी, तो पता लगा जी पंजाब में ऑलरेडी है पड़ा, सिंध में भी ऑलरेडी है पड़ा, नेशनल असेंबली में तो है ही है पड़ा, सेनेट में अब एक नई चीज आ रही है जी। अब सेनेट के अंदर आप चुने कि अभी लोग पाकिस्तानी तनकीद कर रहे हैं KPK के ऊपर, और सेनेट की जो कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास हुआ, उसमें सेनेटर मोहम्मद अब्दुल कादिर की जानिब से द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट सैलरीज एंड अलाउंसेस तरमीमी एक्ट 2026 पेश किया गया। ये मुनहरिफ वाले हैं जो अब्दुल कादिर साहब हैं। अब साबिक अरकान पार्लियामेंट को मुफ्त ऑफिशियल ब्लू पासपोर्ट का हकदार बनाया जाए, ये बिल का मतन है। साबिक रुकन पार्लियामेंट के शरीके हयात और 28 साल से कम उम्र के जेर कफालत बच्चे भी मुफ्त ब्लू पासपोर्ट हासिल कर सकेंगे। कैन यू इमेजिन? एक बंदा जो है वो अब नेशनल असेंबली का मेंबर नहीं है, इस दफा उसको MNA नहीं मुंतखब किया गया। अब ये चाह रहे हैं कि एक बंदा जिसको लोगों ने वोट नहीं दिया, एक बंदा जिसको जिंदगी में अगर कभी एक दफा लोगों ने वोट दे दिया और उसके बाद वो 4 इलेक्शन लड़ा है या 2 इलेक्शन लड़ा है, वो हारता ही आ रहा है, लोग उसको वोट नहीं दे रहे, लोग उसको मैंडेट नहीं दे रहे, ये कह रहे हैं कि जी आप उनको भी दें। यानी कि पिछली दफा वो MNA था, इस दफा लोगों ने कहा हमें आप नहीं चाहिए, आप हमें सूट नहीं करते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि साबिक अरकान पार्लियामेंट को ऑफिशियल ब्लू पासपोर्ट दें, फिर साथ उनकी जो शरीके हयात हैं, मिसिज हैं, उनको भी दें, और फिर साथ उनके 28 साल के नन्हे मुन्ने चूचे बच्चों को भी दें। यानी कि 28 साल की उम्र तक अगर एक साबिक जो पार्लियामेंटेरियन है उसके 6 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो स्टेट उनको भी ब्लू पासपोर्ट दे। भाई क्यों? 57,000 से ज्यादा उसके लगभग पासपोर्ट, ब्लू पासपोर्ट ऑफिशियल जो हैं वो इस वक्त तक पाकिस्तान में इशू हुए हुए हैं। वो सेनेटर्स को इशू हुए हैं, MPs को इशू हुए हुए हैं, MNAs को इशू हुए हुए हैं, फिर इसके अंदर रिटायर्ड वफाकी जो सेक्रेटरीज हैं, ठीक है, उनको भी मिले हुए हैं। यानी कि जो वफाकी सेक्रेटरी रहा वो रिटायर हो गया, उनकी फैमिलीज को ये सहूलत पहले से ही हासिल है।
और फिर जनाबे आला इसके अंदर जो है वो सेनेट को भी बीच में अब ये ला लें आप, तो अशराफिया भी हैं इसके अंदर, कारोबारी लोग भी हैं इसके अंदर। तो इन तमाम लोगों को ब्लू पासपोर्ट दे दिया जाए ताकि ये वीजा फ्री एंट्री कर सकें, इनका जहां दिल चाहे ये जा सकें, ये वीआईपी लाउंजेस इस्तेमाल कर सकें। जनाब फिर ग्रीन पासपोर्ट का क्या करना है, वो खत्म कर दें। ग्रीन पासपोर्ट यहां भी हमारी जो हुकूमत है उसका दोगला मेयार, आम पाकिस्तानी के लिए जिनके टैक्स के पैसों से, जिनके वोट से ये लोग इस पार्लिमान के अंदर पहुंचते हैं, वो सूबाई हो, कौमी हो या सेनेट हो, इन्हीं के वोट से पहुंचते हैं। तुम्हारे लिए ग्रीन होगा, जबकि बाकी जिनको तुमने जिंदगी में एक दफा भी मुंतखब कर लिया उसको हम ब्लू पासपोर्ट देंगे। भाई वजह क्यों देंगे? उसकी बीवी को भी देंगे और उसके 28 साल तक के बच्चे को देंगे। भाई क्यों दोगे? 18 साल का बच्चा बालिग बच्चा है, वो वोट दे सकता है, वो सिलेक्शन कर सकता है, हर चीज कर सकता है। 28 साल तक का बच्चा, 28 साल में तो लोगों के बच्चों की शादियां हो जाती हैं, बाज की तो बच्चों की शादियां हो जाती हैं। वो भी नन्ना मुन्ना बच्चा जो है वो जेर कफालत के अंदर आएगा, उसको जेर कफालत शो करना कोई बड़ी साइंस तो नहीं है ना, हमारे निजाम में जेर कफालत शो किया जा सकता है, तो उसको भी ब्लू पासपोर्ट दें आप। भाई क्यों दें? हम तो तनकीद कर रहे हैं ताहयात के ऊपर के जी ठीक है, केपीके के एमपीएस के लिए बनता है वो लें, उनकी मिसिस के लिए नहीं बनता, और फिर ताहयात भी नहीं बनता। और यहां पर जनाब साहब बाकी तमाम असम्बलीज के अंदर यही जो है वो कहानी चल रही है। अब वो कहते हैं कि जी साबिक जो है वो अरकान पार्लियामेंट को भी दें, उनकी शरीक हयात को भी दें, उनको बच्चों को भी दें, इन्होंने पैसे जड़े हैं वो पाकिस्तानी अवाम देगी। क्यों जी? किसी एक, मैं ऐसे बहुत से एमपीएस को जानता हूं, ऐसे एमएनएस को जानता हूं जो जिंदगी में एक दफा बने हैं, दोबारा लोगों ने उनको वोट नहीं दिया, तो उनको क्यों दिया जाए? ये साबिक जो वफाकी सेक्रेटरीज हैं इनको क्यों, इन्होंने सर्व किया, पाकिस्तान के लिए सर्व किया, एक अच्छे स्केल के ऊपर सर्व किया, इन्होंने तमाम मरात ली, अभी वो पेंशन भी अपनी ले रहे हैं। आपने नौकरी की, नौकरी के दौरान आपको ब्लू पासपोर्ट दे दिया, फाइन, अब आपकी नौकरी खत्म हो गई है, आप रिटायर्ड हो चुके हैं, स्टेट आपकी सर्विसेज नहीं ले रही, आपको पेंशन दे रही है, यू आर डन। अब आप जाएं अपना ग्रीन पासपोर्ट के ऊपर ट्रैवल करें। क्या ग्रीन पासपोर्ट पे ट्रैवल करते हुए आपको बेइज्जती महसूस होती है? हम ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत और वकार में इजाफा करने के ऊपर लगे हुए हैं, लेकिन आप ये इंडेक्स चेक करें हेनले ग्लोबल का, पाकिस्तान का जो नंबर है पासपोर्ट का वो 100वें नंबर के ऊपर है, 100 नंबर। हमारे बाद इराक, सीरिया और अफगानिस्तान आता है, यानी कि हम इतने गए गुजरे हो गए कि हमारे बाद ये इराक, सीरिया और अफगानिस्तान आ गया। और हमसे ऊपर कौन कौन है? यमन हमसे ऊपर है, सोमालिया हमसे ऊपर है, नेपाल हमसे ऊपर है, बांग्लादेश हमसे ऊपर है, फिलिस्तीन हमसे ऊपर है, ईरान हमसे ऊपर है, श्रीलंका हमसे ऊपर है, लीबिया हमसे ऊपर है, सूडान हमसे ऊपर है, इथोपिया हमसे ऊपर है। कैन यू इमेजिन? 57,000 लोगों को ब्लू पासपोर्ट हमने इशू किया हुआ है। ये सब के सब एक इमरजेंसी एक्ट पास करना चाहिए। आप 27वीं तरमीम जब अपनी ताहयात चाहिए तो वो आप कर सकते हैं, जब अदालतों का निज़ाम ठीक करना हो, आपने सेट करना हो, अपने कंट्रोल में लेकर आना हो, तो आप वो तरमीम ला सकते हैं। एक इमरजेंसी तरमीम एक्ट नहीं लाई जा सकती अभी 28वीं जो आ रही है उसमें डालें कि ये तमाम पासपोर्ट खत्म करें, कोई बीवियों को पासपोर्ट नहीं मिलेंगे, कोई बच्चों को पासपोर्ट नहीं मिलेंगे, ओनली एमएनए, एमपीए, सेनेटर, आपके करंट सर्विंग जो सेक्रेटरीज हैं जो डिजर्व करते हैं उनको दिए जाएंगे। एंड द डे उनका टेन्योर खत्म होता है, हुकूमत से जाते हैं, वो रिजाइन करते हैं, उनकी जॉब खत्म होती है, यू आर डन, नाउ यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ऑफिशियल ब्लू पासपोर्ट। अब आप एक आम पाकिस्तानी हैं, आम पाकिस्तानियों की तरह ग्रीन पासपोर्ट के ऊपर आप ट्रैवल करें। यू वेट फॉर द वीजा अप्रूवल प्रोसेस, यू वेट फॉर द वीजा अप्रूवल रिक्वायरमेंट, यू वेट फॉर द वीजा अप्रूवल डॉक्यूमेंट्स। आप जाएं, आप लाइन में जरा लगें, आप जरा चक्कर लगाएं, उसके बाद आपको पता लगेगा कि ये जो आम पाकिस्तानी है ये जब वीजा लेने जाता है इसको कैसे जलील खौर किया जाता है। तो अब आपको समझ में आ रही है कि हमारी जितनी अशराफियां हैं, ये हमारे जो मेंबर्स भी हैं, हमारे जो वफाकी सेक्रेटरीज भी हैं, हमारे जो टॉप लेवल की ब्यूरोक्रेसी है, उनके पास तो ब्लू पासपोर्ट है। वो तो कभी वीजे की लाइन में लगे ही नहीं, रिटायर होने के बाद भी वो वीजे की लाइन में नहीं लगते, तो उनको क्या फर्क पड़ा है कि एक आम पाकिस्तानी सऊदीया, दुबई कहीं का भी वीजा लेने के लिए जलील हो रहा है। वो तो ब्लू पासपोर्ट पकड़ते हैं, वीजा ऑन अराइवल के ऊपर पहुंच जाते हैं। वो दे डोंट नो लाइन में लगना पड़ता है, दे डोंट नो कितनी फीस भरनी पड़ती है, दे डोंट नो कैसे इंटरव्यू देना पड़ता है, दे डोंट नो डॉक्यूमेंट्स का जो सारा रोला होता है, दे डोंट नो कि किस किस डॉक्यूमेंट्स की किस किस की रिक्वायरमेंट की जाती है, कैसे कैसे स्टेटमेंट्स दी जाती हैं, दे डोंट नो एनीथिंग। दैट्स द रीजन
कि हमारे यहां पर वीजा अप्रूवल बाहर से जो प्रोसेस है वो इतना गंदा है कि लोग कई कई महीने ख्वार हो जाते हैं, जबकि हमारे अशराफिया जिन्होंने इस सिस्टम को ठीक करना है वो पासपोर्ट पकड़ते हैं और कहते हैं अल्लाह हाफिज। इतनी मरात। और अभी ये केपीके के अंदर मेरी ये खबर है वो ये है कि केपीके के अंदर अब जो अगली सैलरी आएगी वो अभी पिछली बता रहे थे 170 के करीब, अगली जो सैलरी आएगी वो 5 लाख के करीब आएगी। पंजाब में इससे भी ज्यादा है। तो मुझे उससे एतराज नहीं है, ठीक है, आपने सैलरी अपनी बढ़ाई 170 से पंजाब के बराबर आप कर रहे हैं, हर चीज़ के बराबर कर रहे हैं, ठीक है, आपने बढ़ा ली। पासपोर्ट के ऊपर भी आप कह रहे हैं कि जी देखें ये तो पंजाब में भी चल रहा है, ये तो सिंध में भी चल रहा है, और इसी तरह बाकी चीज़ों के ऊपर भी आप जो है वो अब कंपेयर कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के साथ और नून लीग के साथ। देन वेयर इज विजन ऑफ इमरान खान? आप तो इमरान खान के विजन के ऊपर आए हुए हैं। अगर इमरान खान का विजन आपने कंपेयर करना था इन लोगों से, देन व्हाई वी नीड विजन ऑफ इमरान खान, व्हाई वी नीड पीटीआई? पीएमएलएन बेहतर थी, फिर पीपल्स पार्टी बेहतर थी, मौलाना साहब बेहतर थे, एमक्यूएम बेहतर थी। आप लोगों की लोगों को जरूरत क्या थी? अगर आपने खुद जब मरात लेनी है तो कंपेयर इन लोगों के साथ करना है, लेकिन जब बाकी चीजें आएंगी तो आप कहेंगे हम इनसे डिफरेंट हैं। हाउ यू आर डिफरेंट? तो ये अजीब सी मंतक है जो मेरी समझ में नहीं आई। और अब सेनेट में भी ये कहानियां जो है वो शुरू हो गई। अभी तो ये एक शिक उसकी सामने आई है साबिक पार्लियामेंटेरियन वाली, अभी तो पता नहीं इस सैलरीज के और प्रिविलेज बिल में और क्या क्या कुछ सामने आएगा। और अभी तक पंजाब से वो 4 मर्सिडीज गाड़ियों का भी जवाब नहीं आया, ईमेल्स भी किए, मैसेज भी किए, सब कुछ आया, कुछ भी नहीं आया। वो एक दिन ऐलान होगा, हाँ भाई ली हैं, क्या कर लोगे। खैर आगे चलते हैं जी। मरियम नवाज साहिबा के साथ एक प्रैंक हुआ, और मरियम नवाज साहिबा ने ट्विटर के ऊपर एक, ये ट्विटर सारिफ हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ था। उन्होंने लिखा हुआ था कि जी अल्हम्दुलिल्लाह आज चीनी छोड़े 6 महीने हो गए, रोजाना 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, 40 मिनट तक वर्जिश करना मामूल बना लिया, न चाय न कॉफी न कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा बर्गर शवारमा वगैरह सबको खुदा हाफिज कह दिया, सब गलत आदतों को छोड़ दिया। अब मरियम नवाज साहिबा ने सरसरी सी ये पोस्ट पढ़ी और इसको रीट्वीट कर दिया, और ऊपर वो लिखती हैं कितना वजन कम हुआ। अब मैंने जब ये पोस्ट जाकर देखी तो ये एक सरकास्टिक पोस्ट थी, तंजिया पोस्ट थी ये एक। अब उसकी आखिरी लाइन मरियम नवाज साहिबा ने नहीं पढ़ी, वो ये थी कि बस अब जैसे तैसे करके इस झूठ बोलने वाली आदत पर कंट्रोल करना है। और मरियम नवाज साहिबा हमारी जो चीफ मिनिस्टर हैं वो इस सार्कास्टिक पोस्ट के अंदर आ गई, एंड वाली चीज उन्होंने नहीं पढ़ी और ऊपर ऊपर उन्होंने ट्वीट कर दिया। अब ये चीफ मिनिस्टर है हमारे सूबे की, और इन्होंने पहले भी काफी ट्वीट्स जो हैं वो गलत ट्वीट्स इन्होंने किए हैं। इनसे एआई की वीडियोस भी लगवा लेते थे लोग, वो भेज देती थी ब्यूरोक्रेसी इनको, मैडम ये देखें रेडी हो गया, ये तुम देती थी सोशल मीडिया के ऊपर के चलो। अब कैन यू इमेजिन? और मेरा अब ये सवाल है मरियम नवाज साहिबा से कि क्या जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्या जो चीजें आपके सामने रखी जाती हैं, पॉलिसीज रखी जाती हैं, अब वो भी अधूरी ही पड़ती हैं इसी तरह उतों दी बोले ओके ओके। जैसे आपने ये ट्वीट पढ़ा है वो पूरा तो पढ़ लिया करो। अगर आपके पास पूरा पढ़ने के लिए टाइम नहीं होता मैडम सीएम, तो एक बंदी रख लें। बंदियां तो आपने ऑलरेडी भी बहुत रखी हुई हैं, वो जवाब तक नहीं देती बंदियां आपकी। उनको मैसेज करो ना कि ये जी ये आपने किया है, जवाब नहीं आता। सरिया है ना अभी तो, गर्दनों वाला सरिया अभी निकला नहीं है, तो ये इसके लिए भी कोई बंदा रख लें जो ट्वीट कम से कम आपको पढ़ के दिखा लें। आई एम श्योर कि वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ने के लिए भी बंदा होगा, वो कोई आपको बताता होगा, वरना तुसी तो ओके कहानी खत्म। मतलब पंजाब सबसे बड़ा सूबा एक ऐसे चीफ मिनिस्टर के पास चल रहा है जो पूरे डॉक्यूमेंट्स ही नहीं पढ़ती होगी। खैर शायद जो ट्वीट पूरा नहीं पढ़ रही वो डॉक्यूमेंट्स कैसे पढ़ती होगी? अल्लाह हमारे हाल के ऊपर रहम फरमाए अल्लाह ताला। और फिर हम देखते हैं कि बिल जिस तरह के आते हैं ना, ये हैबिचुअल ऑफेंडर वाला बिल, नवी नवी पॉलिसियां जी साढ़े उत्ते ठोकरियां होंदियां ने, तो फिर हुण सानू समझ आया है वो बीबी तो पढ़दी नहीं होनी, साड़ी मैडम तो पढ़दी नहीं होनी, वो तो एंड तक जाती नहीं होनी, उन्होंने उत्तों तो पढ़ना। ओके डन, आगे नीचे लिखा हुआ है कि हम इनका गला दबा रहे हैं, साइन हो गए ने, कहानी खत्म। अब आ जाए जी वफाकी वजीर तवानाई पावर डिवीजन अवैस लगारी साहब के ऊपर बड़ा जबरदस्त ट्वीट किया इन्होंने, मैं इनको अप्रिशिएट जरा करना चाहता हूं। अब आप ट्वीट सुने उनका। वो ये कहते हैं कि वफाकी वजीर तवानाई पावर डिवीजन सरदार अवैस अहमद खान लगारी की क़यादत में, अपने ही ये ट्विटर अकाउंट से कर रहे हैं, मैप्को ने 2 बरस के दौरान 36 अरब रुपए के खसारे को 1.05 अरब रुपए के मुनाफे में तब्दील कर दिया। ये नुमाया कामयाबी मौसर इस्लाहात, बेहतर तर्ज हुक्मरानी, जदीद टेक्नोलॉजी और शफाफ कारकर्दगी की बदौलत मुमकिन हुई, जो पाकिस्तान के पावर सेक्टर में पायदार बेहतरी की अक्कासी है। जनाब सरदार अवैस अहमद लगारी साहब, ये जो आप 1 अरब रुपए का प्रॉफिट शो कर रहे हैं ना, इतने ही अरब रुपए की लगभग जो है वो मुबैना तौर पर, जिसका अभी तक मुझे जवाब नहीं मिला, पंजाब गवर्नमेंट 4 सिर्फ अपने वजीरों के लिए गाड़ियां ले चुकी है। अभी तक जवाब नहीं मिला कि ली है कि नहीं ली।
लेकिन मेरे पास इतला आते हैं कि ली हैं इन्होंने। जितना आपने 2 साल के बाद प्रॉफिट शो किया है, इतने में 4 गाड़ियां ली हैं पंजाब ने, एक चीज। अब आ जाए आप जी, 36 अरब रुपए का आपने खसारा भी पूरा किया, यानी कि 36 अरब वो और 1 अरब ये, टोटल हो गया 37 अरब। और ये आपने 2 बरस के दौरान ये आपने कामयाबी समेटी। वेरी गुड, आई अप्रिशिएट यू। लेकिन ये नहीं बताया कि कैसी समेटी। जरा बताएं कि ये जो अरबों रुपया जा रहा था, ये जा कहां रहा था? ये आईपीपीज वाला गला पीपल्स पार्टी ने पहले घुटा हमारा। पीपल्स पार्टी ने पहले हमें आईपीपी के ट्रक के नीचे दिया, उसके बाद आपकी इसी जमात ने, नू लीग ने 2013 में आके हमें आईपीपी के ट्रक के नीचे, 16 व्हीलर के नीचे हमें जो है वो दे दिया। फिर आप अरबों रुपए इनको जो है वो पेमेंट करते रहे। अब वो अरबों रुपए की पेमेंट भी हो रही है और साथ आपने अब जो है वो ये अपना खसारा कम किया। और वो कैसे किया? इमरान खान के दौर में यूनिट कितने रुपए का था और आज कितने रुपए का यूनिट है? इमरान खान के दौर में गरीब बंदे का, आम बंदे का बिल बिजली का कितना आता था, आज कितना बिल आता है? 200 यूनिट वाला ये जो आपने फंदा लगाया है पाकिस्तान में 9 मई के बाद, ये वाहिद चीज है 201 यूनिट वाली जो सजा आपको बार बार मिलती है। ये 9 मई के बाद पहली ऐसी चीज है जिसमें आप अगर एक दफा क्रॉस कर गए 201 तो 6 महीने तक तुम लगे हुए, थोड़ी वॉट लगी हुई है आपकी। और ये मोहतरम हमारे वैस लगारी साहब का कारनामा है। आम गरीब बंदा जो 1000, 2000, 3000 तक बिल देता था, अब 6000 रुपए का बिल देता है। जो 4000, 5000 का बिल देता था, अब वो 10,000 रुपए का बिल देता है। जो 10,000 का बिल देता था, अब वो 22-23,000 रुपए का बिल देता है। तो आपने तो सरकार हमारी जेब में डाका डाला है। आपने तो गरीब पाकिस्तानी की जेब में डाका डाला, उसके बच्चों की रोटी के ऊपर डाका मारा, उसके बच्चों की अच्छी जिंदगी, लिविंग स्टैंडर्ड के ऊपर डाका मारा, उसके बच्चों की अच्छी तालीम, अच्छी परवरिश के ऊपर डाका मारा, अच्छे स्कूलों के ऊपर डाका मारा। वो डाका मारने के बाद लगारी साहब चैंपियन बनकर पेश हो रहे हैं कि हमने ये 37 अरब रुपए जो है वो ऊपर ले आए हैं, 36 अरब रुपए का खसारा पूरा कर लिया और 1 अरब रुपया जो है वो प्रॉफिट ले लिया। लगारी साहब थोड़ी सी हिम्मत पकड़ें, इलाका आपने चूज करना है, शहर आपका, मार्केट आपकी, जगह आपकी, मैं आपके साथ चलूंगा। कोई एक बंदा अगर आपको ये अप्रिशिएट कर जाए ना, आप जो सजा देंगे मैं वो सजा लेने को तैयार हूं। एक गरीब आदमी जिसकी इनकम जो है वो 30-35 हजार रुपया बमुश्किल जाके है, जबकि एक गरीब स्कूल का टीचर 15,000, 16,000 रुपए तनख्वाह के ऊपर है, उसको अब हजारों रुपए के बिल आते हैं। और ये गलती से किसी दफा अगर किसी गरीब ने 201 क्रॉस कर लिया तो आपने 302 का फंदा लगा दिया अगले 6 महीने तक उसके गले में। कैपेसिटी, उसके बाद फलाने सरचार्जेस, कितने सरचार्जेस लगा के आपने लोगों के पहले ड्रिप लगा के उनका खून निचोड़ा। हुण उन्होंने कपड़े भी तुसी ला लेने ते हुण जनाब आके जो है वो चैंपियन बन के कह रहे हैं कि देखें जी हमारा जो है वो साथ शहबाज शरीफ साहब की तस्वीर लगा के हम देखें हमने 2 साल के बाद जो है वो ये हमने कर लिया है। बहुत अफसोस की बात है लगारी साहब, बहुत अफसोस की बात है। आप लोगों को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे से पूछें, मुझ जैसे गरीब लोगों से पूछें जिनको फर्क पड़ता है, जिसके एक्चुअली जिन लोगों की गुर्बत के जनाजों के ऊपर खड़े होकर ये आप चैंपियन बन के विक्ट्री का इजहार कर रहे हैं ना, इन लोगों में एक दफा आप जरूर जाएं। आप इन लोगों में एक दफा जरूर जाएं और इनसे पूछें कि मैं कैसा काम कर रहा हूं। आप मानते हैं कि मैंने खसारा कम कर लिया, ये आपकी तबीयत फ्रेश कर देंगे लगारी साहब। आपको चोटी जेरी की चोटियां नजर आना शुरू हो जाएंगी। आप एक दफा इनमें जाएं तो सही। अजीब सूरत हाल है, लोगों को लूट लूट के, डाके मार मार के, उनकी जेबों के ऊपर उनके बच्चों का हक मार मार के यहां पर जनासा जो है वो दावे किए जा रहे हैं जी हमने तो जो है वो खसारा कम कर लिया और 1 अरब रुपया हम जो है वो प्रॉफिट में भी अपने आ गए। जी अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग तक अपने चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।